नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में निर्मित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से हिस्सा लिया और सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने साथ ही वर्ल्ड बैंक के भी एक मॉडर्न मोबाइल वैन का भी शुभारंभ किया है। इस नई पहल के माध्यम से गोरखपुर में सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में अधिकारी, उद्योगपति और स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस सेंटर के माध्यम से स्थानीय युवाओं को तकनीकी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। माता की नमः पार्वती पतिये। गोरखपुर के आज के इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, प्रदेश सरकार में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री शरजीत पाल जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, श्री राम चौहान जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, एससीपीआई के महानिदेशक अरविंद कुमार जी, एसटीपीआई से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और जिनकी उपस्थिति आज यहाँ पे और बहुत महत्वपूर्ण है, रविकिशन की दृष्टि से अवनीश कुमार अवस्थी जी और सहजनवा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज का दिन गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। यहां के युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सॉफ्ट स्किल को एक नई प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, उस प्लेटफॉर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये इस फील्ड की सबसे बड़ी विशेषता है कि स्टार्टअप इस फील्ड में चलाने वाला व्यक्ति और केवल अपना कंप्यूटर लेकर के वहां जाएगा, बाकी उसको जगह की चिंता नहीं करनी है, उसको विद्युत कनेक्शन की चिंता नहीं करनी है, अन्य जन सुविधाओं की चिंता नहीं करनी है। और देश और दुनिया में जहां कहीं भी इस सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी आज अपनी धमक दिखा रही है, उसके पीछे यही मॉडल सब जगह सफल हुई है। और जो गोरखपुर में पहली बार यहां पर इस रूप में देखने को मिल रही है कि प्लग एंड प्ले मोड पर हम लोगों को, यहां के युवाओं को अपने स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से
आभार व्यक्त करते हुए एसटीपीआई से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, अरविंद कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने गोरखपुर के अंदर इस एसटीपीआई पार्क का शुभारंभ किया है। बहनों और भाइयों, हमारा जो युवा है उसमें टैलेंट है। उस टैलेंट को जब हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो वह अपने आप में अपनी प्रतिभा को कई गुना तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होता है। यही तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर किया है। दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर स्केल था, लेकिन उससे 14 के पहले की सरकारों ने उनके स्केल को महत्व नहीं दिया, उसे स्किल में बदलने का प्रयास नहीं किया, कोई प्लेटफॉर्म नहीं उपलब्ध करवाया। परिणाम था युवा हतोत्साहित होता था, पलायन करता था, निराशा थी। लेकिन आपने देखा होगा 2014 के बाद एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हम सबको देखने को मिला, और वह परिवर्तन किस रूप में? न केवल भारत सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के, बल्कि हर जनपद स्तर तक उस स्केल को स्किल में बदलने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज की एक कड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है कि सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो भी नौजवान अपने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म चाहता है, अपने नवाचार के लिए एक मंच चाहता है, वह आप एसटीपीआई उन्हें उपलब्ध करवाने को तैयार है। और आज इसका शुभारंभ वासंती नवरात्रि के अवसर पर अष्टमी तिथि को होना, यह एक नए शुभ लक्षण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है कि वास्तव में इसका भविष्य उज्जवल है। क्योंकि अब तो यहां पे ही दो इंजीनियरिंग कॉलेज तो आपके इसी गीडा क्षेत्र में है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी है, कई पॉलिटेक्निक हैं। गोरखपुर में एमपीआईटी के रूप में भी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आई है, और आज हमने शुरुआत कर दी है। तो 15 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। और ये सभी कार्यक्रम ये दिखाता है कि अब हम केवल हार्डवेयर में ही नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का युवा अपनी प्रतिभा का परिचय वैश्विक मंच पर देने में सफल हो पाएगा। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसे अभियान प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट हम लोगों ने पारित किया है। इस बजट में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने का प्रयास किया है, क्योंकि हम सबका मानना है कि टेक्नोलॉजी आज के समय में हमारी स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है, हमारी गति को प्रगति में बदल सकती है। और जब हम
तकनीक नहीं अपनाते, तकनीक से परहेज करते हैं, तो प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं, और जब प्रतिस्पर्धा में नहीं होते हैं तो वह गति को दुर्गति की ओर लेके जाता है। हमें दुर्गति की ओर नहीं, प्रगति के मार्ग का अनुसरण करना है, और प्रगति के मार्ग का अनुसरण करने के उपरांत ही इसमें सफलता प्राप्त होने वाली है, और उसी सफलता के मार्ग पर आज हम सब आगे बढ़े हैं। ये चीजें दिखाती हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया। कल मैं मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में था। मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करवाया। अत्याधुनिक लैब बनी है। फॉरेंसिक लैब के उद्घाटन के साथ ही कुछ उनके अपने कार्यक्रम अन्य थे। हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी को इस बार एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए उपलब्ध करवाया है, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने उन्हें उपलब्ध करवाया है इस एनर्जी पे काम करने के लिए। आज आप देख रहे होंगे दुनिया के अंदर ईरान और इजराइल के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, पूरी मध्य पूर्व एशिया पूरा उससे प्रभावित है, और पूरी दुनिया ही लगभग प्रभावित है। उस क्षेत्र में सभी लोग, हो सकता है कि अगर वहां युद्ध नहीं हो रहा होता तो रवि किशन यहां थोड़े होते, उस समय दुबई में होते। लेकिन वहां युद्ध है तो उन्होंने कहा चलिए समय है तो मैं भी सैजनवा चल लेता हूं, तो आज वो भी आपके बीच में आए हैं। लेकिन दुनिया में हाहाकार है, अव्यवस्था है, अराजकता है। भारत के अंदर हम एक शानदार और यशस्वी नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के शानदार और यशस्वी नेतृत्व में सुरक्षित भी हैं, और बेखौफ अपनी विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। लेकिन याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। जब हम सरकार के साथ किसी भी नेशनल इश्यू में मिलकर के काम करते हैं तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जैसे अब कोई भी रसोई गैस का सिलेंडर, याद करिए इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उनके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या?
और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बता दें कि आयोजित जनता दर्शन में आम जनता की शिकायतें सुनी और उनके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान लोगों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने मंदिर की गौशाला में जाकर गौ सेवा की और गाय बछड़ों को गुड़ खिलाया है। सीएम ने कहा कि यह पारंपरिक संस्कृति और कृषि विकास के लिए आवश्यक है। राज्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यदि भारत की मेहनत को मान्यता मिली है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कौशल नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हत्या, भूमि कब्जा और अन्य आपराधिक गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। मंत्री उपाध्याय ने आगे कहा कि हमें अफवाह और भय नहीं फैलाना चाहिए। यह एक वैश्विक संकट है और ऐसी स्थिति में हमें एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी लोग संयम और धैर्य रखें और सरकार के निर्देशों का पालन करें। तो समुद्र तल की गहराइयों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक यदि भारत का परचम लहराया है तो मोदी जी के नेतृत्व में योजना से मर्डर, जमीनों पर कब्जे आदि आदि वो सब समाप्त हो गए। इसी प्रकार जो लोग यानी ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया ये उत्तर प्रदेश में हो चुका था। अभी एक पिक्चर आई है धुरंधर 2, उसमें यदि किसी एक दुर्दांत अपराधी के बारे में ऐसा वो लोग समझ रहे हैं, अगर उसको कनेक्शन कहीं गलत गतिविधियों से दिखाए जा रहे हैं, ऐतराज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। और दूसरे हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, ऐसे लोग समाप्त हुए। संगठित अपराध समाप्त करने के लिए पुलिसिंग व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। ऐसे ही नहीं हो गया सब। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जीरो टॉलरेंस है उसका इसमें योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उसकी आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने के लिए जहां इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया गया, देश विदेश के विदेशों में मंत्रीगण गए, इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया, बड़े बड़े एमओयूज हुए और उनका उस पर काम भी चालू हुआ है। ऐसे ही सांस्कृतिक पर्यटन का विकास, इसने उत्तर प्रदेश को नया कलेवर दिया है। पहले धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन नहीं था, अब उसके बढ़ने से मानस भी बदला है नौजवानों का और रोजगार के अवसर मिले हैं और धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा कि कैसे सांस्कृतिक मानस बदला लोगों का, नौजवानों का। पहले 31 दिसंबर को यानी 1 जनवरी से पूर्व शाम को, रात को 12 बजे पुलिसिंग की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती थी। रस्तों पे दारू पी के, शराब पीकर और उद्दंड होता था। लेकिन इस बार जो बदलाव देखने को आया पिछले 2-3 साल से, 1 जनवरी को युवा मंदिरों पर जाकर मत्था टेकता है, आराधना करता है, पूजन करता है, अर्चन करता है। ये मानस का परिवर्तन हुआ है। हम लोगों को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। जब हम सब जानते हैं कि विश्व की दिया हुआ संकट है, उसमें कैसे खड़े हों। आप कल्पना करिए जरा, मैं जरा अलग हट के बात करता हूँ। इजराइल जैसा देश जो पिछले 4 साल से तो कर रहा है, यूक्रेन, रशिया, क्या वहां का नागरिक पैनिक हो रहा है अपनी सरकारों के? ये हमारी समस्या नहीं है। इसमें पॉजिटिव देखिए, पूरा विश्व किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है इस युद्ध से, चाहे भूख से जूझ रहा हो, चाहे युद्ध से जूझ रहा हो। अकेला भारत ऐसा है जो कि ना तो युद्ध से जूझ रहा है, तो उसमें अब जो सिलेंडर की परेशानी है वो भी दूर हो रही है। अकेला मेरा नेता मोदी हर एक से बात भी कर रहा है जिस किसी तरह ये मामले शांत हो। अब जहाज आ भी चुका है। जहां तक सवाल है, ये हमको भी सोचना चाहिए कि हम राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान दे रहे हैं। जैसे भी आपने कहा, यदि कोई ऐसी हरकत कर रहा है कि 10 किलो 14 किलो किधर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे और सीधे अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए हैं। उनके आगमन पर स्थानीय प्रशासन और पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि उनके धाम आगमन में कोई अव्यवस्था न हो।
बता दें कि कांग्रेस नेता के इस दौरे को लेकर प्रशासन और पार्टी दोनों ही सतर्क रहे ताकि कार्यक्रम सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। शादी के बाद यह उनका मथुरा का पहला दौरा था। जानकारी के अनुसार दोनों ने देहरी पर इत्र लगाकर सेवा की और भगवान को 56 भोग अर्पित किया है। कुलदीप और वंशिका इतनी गुपचुप तरीके से मंदिर पहुंचे कि किसी को इसकी भनक तक नहीं हुई। मंदिर में दोनों करीब 25 मिनट रहे। इस दौरान मंदिर के सुरक्षा गार्ड दोनों के आसपास बता दें कि इंतजाम और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नजर आए हैं। फोटो और वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों को उनकी यात्रा की जानकारी हुई है। स्थानीय भक्तों ने दोनों की मंदिर यात्रा को देखकर खुशी व्यक्त की और इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। एलपीजी संकट के बीच वाराणसी में अब घर घर पीएनजी गैस की सप्लाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई। इस संबंध में मंडलायुक्त सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में कमिश्नर और गेल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जनता को विस्तृत जानकारी दी है। शहर में पहले से ही गेल की पाइपलाइन मौजूद है। कुल 1.23 लाख घरों में कनेक्शन है, जिनमें से करीब 70,000 घरों के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि एचके गर्ग ने बताया वाराणसी, बनारस और नोएडा के बीच पीएनजी पाइपलाइन वाला दूसरा बड़ा शहर है। बता दें कि यहाँ करीब पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछी हुई हैं और उन्होंने बताया है कि पीएनजी गैस कनेक्शन उपयोग में बहुत ही सहूलियत वाली चीज़ है। इससे बुकिंग की झंझट नहीं होती, सिलेंडर बदलते या खत्म होने की चिंता नहीं रहती है। देखा तो नोएडा के बाद सबसे ज्यादा कनेक्शन बनारस में है। 70,000 घरों में गैस चालू है। पिछले 5-6 सालों में ये इस तरह का प्रोग्रेस बनारस के लिए बहुत बाकी सिटियों के कंपेयर में तो बहुत अच्छा है। पर हमारी कोशिश है कि जितनी भी डिमांड आ रही है उसको कैसे जल्दी से जल्दी मीट किया जाए पीएनजी कनेक्शन देने में, क्योंकि ये बहुत ही सहूलियत वाली चीज है। घरों में आपको सिलेंडर चेंज करने का झंझट नहीं है। ये गैस पाइप से आती है, वाल्व खोलिए, 24/7 अवेलेबल है। कोई बुकिंग का चक्कर नहीं है उसको, और कोई मतलब झंझट नहीं है। और गैस जो है वो एलपीजी से बराबर ही सस्ती पड़ती है। सर, जिनके घर में कनेक्शन अभी तक नहीं पहुंचा है उनके लिए आपकी तरफ से कौन सा नंबर जारी किया गया, किस रजिस्ट्रेशन नंबर को ये वो तो हाँ, इसमें हमने हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो नंबर आपको शेयर कर देंगे। जिसके यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जहाँ पे उन्होंने शुरू में गैस नहीं ली थी, उनको लगा था कि देखते हैं, वेट एंड वॉच टाइप के लोग भी होते हैं, तो उन्होंने देखा तो अभी सबको गैस पसंद आ रही है, तो काफी रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं। सबसे पहले हम उन लोगों को देंगे गैस जहाँ पे पाइप डले हुए हैं और हमारी पाइप गैस भी पहुंची हुई है, सिर्फ वो लेने के लिए अपना जो है तैयार है। तो सिंपली उन्नाव के थाना गंगाघाट क्षेत्र कटरी परगना के कटरी पीपर खेड़ा में जल निगम द्वारा लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। आबादी वाले क्षेत्र में जल निगम अपनी पाइपलाइन डालने में व्यस्त थे, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल निगम बिना नोटिस घरों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इस दौरान जेसीबी से गड्ढे खोदे गए, जबकि लोग भी यहां काफ़ी समय से रह रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि पहले निगम लाइन कूड़ा घर की तरफ डाल रहा था, अब सीधे आबादी वाले क्षेत्र में काम शुरू कर दिया गया। साथ ही आरोप लगाया है कि लेखपाल द्वारा गलत आख्या लगाकर प्रस्तुत की गई है, जिससे इस पूरे मामले में सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और जल निगम से जल्द उचित कार्रवाई की मांग की है, ताकि उनके घर और रोजमर्रा के जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचे। सोनभद्र में ओबरा नगर की वन विभाग रोड पर खुदाई के दौरान एक पानी की पाइप फट गई। बता दें कि जिससे मोहल्ला पानी पानी हो गया। पाइप फटने से सैकड़ों लीटर पानी सड़कों पर फव्वारे की तरह बहने लगा और रास्ते ब्लॉक हो गए। हाथरस के सिकंदरामऊ क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी टीम और थाना सिकंदरामऊ की संयुक्त कार्रवाई में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से हुई लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर आरोपी घायलों को गिरफ्तार किए गए हैं। आज 25/3/26 को प्रभारी निरीक्षक सिकंदरामऊ को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कुछ अपराधी कासगंज की तरफ से ब्लैक स्कॉर्पियो से सिकंदरामऊ की तरफ आ रहे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सिकंदरामऊ ने पुलिस बल के साथ इनके घेराव किया। पुलिस बल को देख करके ये अपराधी मोरथा ईसापुर के पास चक रोड से भागने लगे। पुलिस ने भी जब इनका पीछा किया, आगे अपने चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेश के प्रमुख शक्ति मंदिरों में भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना और आरती का माहौल बना हुआ है, जिसकी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी के तहत प्रयागराज के
अलौपी शंकरी देवी शक्तिपीठ मंदिर में श्रद्धालु सुबह से माता के दर्शन किए और भजन कीर्तन में शामिल हो रहे हैं। मुरादाबाद के काली माता मंदिर और लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर पर भी भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो वहीं अयोध्या के बड़े देव काली मंदिर की बात करें तो यहाँ भी बड़ी संख्या में भक्तों ने माता की आराधना और प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि इस शुभ दिन पर भक्तजन महागौरी से सुख शांति समृद्धि और परिवार की मंगल कामना और विशेष पूजा आरती करते हैं। महाअष्टमी की देवी 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा के साथ कन्या पूजन का विशेष महत्व है, जिसे जीवन में सुख समृद्धि की पुष्टि माना जाता है। कन्याओं को भोजन कराने और उन्हें उपहार देने की परंपरा देवी की कृपा को आकर्षित करने का प्रमुख अनुष्ठान है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।